सभी को नमस्कार, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास बीए 4th सेमेस्टर के पॉल साइंस के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है। इससे पहले हम यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जिसने नहीं देखा वो पहले देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हम यूनिट 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करने वाले हैं और ये बहुत ही आसान है। वीडियो में बने रहिए, धीरे धीरे हम सबके प्रेजेंटेशन और आंसर को समझेंगे और कैसे आपको पेपर में उसे प्रेजेंट करना है और क्या आंसर होगा वो सारा समझेंगे, जिसके बाद आप पेपर में लिखने के बाद पूरे अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हम जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के कारण, यानी द्वितीय विश्व क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध क्या था, कब हुआ और उसके क्या कारण रहे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के क्या कारण थे, उसके 6 चरण या आयाम। उसके बाद शीत युद्ध के बाद बहुध्रुविता, बहुध्रुविता यानी विभिन्न शक्तियां जो विश्व में आ गई शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध के दौरान तो 2 ही शक्तियां थी, अमेरिका और सोवियत संघ। उसके बाद जो विभिन्न शक्तियां विश्व में आई उन्हें समझेंगे हम। तो चलिए एक एक करके अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के कारण। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ। इस विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि ऐसी है कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी द्वारा, जर्मनी का जो शासक था उसका नाम था हिटलर, सभी जानते हैं उसको, पोलैंड पर अटैक कर दिया गया। और इसके बाद यहां से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। उसके कई सारे कारण थे, हम कारणों में समझेंगे। तो ये तो इंट्रोडक्शन है कि द्वितीय विश्व युद्ध क्या था। तो 1 सितंबर 1939 में जर्मनी ने शुरू किया पोलैंड पर अटैक करके। फिर इधर का जो ग्रुप था और इधर का जो ग्रुप था, दोनों अलग हो गए, लड़ाई होना शुरू हो गई। तो इन ग्रुप्स के बारे में देख रहे थे। इन 2 ग्रुप्स को मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र कहते हैं। मित्र राष्ट्र में पश्चिमी देश, शक्तिशाली देश जैसे यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश थे। वहीं दूसरी ओर धुरी राष्ट्र में जर्मनी, जापान, इटली, हंगरी इत्यादि देश थे, जो पूर्व धुरी राष्ट्र माने जाते थे, जो कंपैरेटिवली मित्र राष्ट्र के थोड़े कम विकसित थे। लेकिन इन दोनों के बीच विवाद था, जिसके बाद प्रथम विश्व युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ था, जिसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी इन्हीं के बीच हुआ। तो इनके क्या कारण थे, तो कारणों को समझते हैं। पहला कारण वर्साई की संधि। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, जिसके बाद ये संधि हुई। इस संधि का मकसद ये था कि इसका कारण पता करना कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कारण थे, किस पे सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी डाली जाती है। तो इसकी सबसे अधिक जिम्मेदारी जो डाली गई वो डाली गई जर्मनी पर। जर्मनी पे जुर्माने लगाए गए। इसके अलावा उसके संसाधनों पे भी नियंत्रण करा गया और बहुत अधिक कर्जा भी हो गया उसके ऊपर। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जर्मनी से जो समझौते पर हस्ताक्षर कराए गए वो भी बंदूक की नोक पर। जर्मनी ऐसे किसी भी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता जिसमें सारी गलती उसी की लगा दी। लड़ाई अकेले उसने थोड़ी करी थी, सबने करी थी, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी किस पर डाली गई, जर्मनी पर। जर्मनी के समझौते पर हस्ताक्षर करवाए गए वो भी बंदूक की नोक पर। और ऐसी स्थिति में जर्मनी को एक लंबे समय के लिए कर्जे में डाल दिया गया, क्योंकि वो इतने लंबे समय तक कर्जा ही भरता रहेगा, विकास करने का कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है लीग ऑफ नेशन का असफल होना। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 10 जनवरी 1920 को एक संगठन बनाया गया। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसा संगठन हो जाता है, विभिन्न राष्ट्रों द्वारा बनाया जाता है, जिसमें एक या दो नहीं, बहुत सारे राष्ट्रों की भूमिका होती है। विभिन्न राष्ट्रों द्वारा बनाया गया है। और ये कदम उठाने का प्रमुख कारण ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, जिससे लगभग 4 से 5 करोड़ लोग मरे, बहुत बड़ी मात्रा में जान माल की हानि हुई। तो लोगों को, देशों को लगा कि ऐसा संगठन होना चाहिए जो विश्व युद्ध और विश्व शांति पर ध्यान दे। तो इस संगठन को निर्माण करने का कारण यही था कि ये शांति पर ध्यान दे और युद्ध को रोके। इसलिए 10 जनवरी 1920 को इसका निर्माण किया गया। लेकिन ये अपने जो उद्देश्य थे उसमें असफल रहा। अब असफल रहा तभी तो आपको आगे चल के देखने को मिला सेकंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया ताकि सेकंड वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इसका मतलब ये फेलियर रहा। तीसरा पॉइंट अपना क्या है, 1929 की आर्थिक महामंदी।
आर्थिक महामंदी मतलब आप समझ सकते हो जैसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमी का डाउनफॉल हो जाना, जैसे तत्काल में कोरोना के समय हुआ था। 19 अक्टूबर 1929 को वॉल स्ट्रीट बाजार की जो रेट थी, जो मार्केट थी, पूरी की पूरी डाउन हो गई थी, उसमें मंदी आ गई थी। और अमेरिका के जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी, अमेरिका की मार्केट में गिरावट। इसके बाद इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व में देखने को मिला और संपूर्ण विश्व में क्या हुआ, महामंदी आ गई। और इसका फायदा उठाते हुए तानाशाही की उत्पत्ति हुई। तानाशाही कहाँ, इटली में और जर्मनी में। इटली में जो शासक बने, तानाशाह बने, उनका नाम था बेनिटो मुसोलिनो, इनका नाम आपने सुना होगा। और जर्मनी के जो बने वो बहुत फेमस है, आपको पता है, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू ही इन्होंने किया, एडोल्फ हिटलर। यानी कि इस आर्थिक महामंदी की वजह से एडोल्फ हिटलर सत्ता में आया, और सत्ता में आया तभी जाके सेकंड वर्ल्ड वॉर आगे चल के हुआ। इसके बाद निशस्त्रीकरण में विफलता, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ये उद्देश्य रखा गया था। उसके बाद आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उद्देश्य ये था कि अब किसी भी तरह के शस्त्रों का निर्माण नहीं होगा, युद्ध की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, और शांति की तरफ बढ़ेंगे, सहयोग की तरफ बढ़ेंगे, सहयोग की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ये जो जितने भी पॉइंट्स थे ये क्या रहे, असफल रहे। अगर सफल होते तो हथियार नहीं बनते, हथियार नहीं बनते तो परमाणु भी नहीं बनता, और सेकंड वर्ल्ड वॉर की शक्ति भी नहीं आती लोगों पे, जैसे कि जापान के साथ अमेरिका ने भी किया था आगे चल के। तो ये सब चीज़ें असफल रहीं, इस वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। और विनाश का अंत ऐसे निकला कि यूएसए ने जापान पर अटैक कर दिया था, परमाणु अटैक। अगर निशस्त्रीकरण की नीति होती अमेरिका पर परमाणु होता भी नहीं, तभी तो जापान की इतनी बुरी हालत हो गई। तो निशस्त्रीकरण भी असफल रहा, लोगों पे हथियार भी आते रहे। इसके बाद एक पॉइंट है अपना फांसीवाद का उदय। फांसीवाद को आप ऐसे समझिए, जब कोई राष्ट्र अपने राष्ट्रवाद को अति राष्ट्रवाद की ओर लेके चले जाता है। अति राष्ट्रवाद मतलब वो सिर्फ अपने राष्ट्र के मुद्दों को, अपने राष्ट्र के ही इतिहास को महत्वता देता है, और इस कदर महत्वता देता है, सर्वोपरि रखता है, और उसके आधार पर तानाशाह करता है, हमले करता है अन्य राष्ट्रों पे। इसे कहते हैं फांसीवाद की नीति, जो इटली में शुरू हुई थी। इटली में किसने शुरू करी, मुसोलिनो ने। आपने जाना ये उसका तानाशाह था। 1922 से 26 तक ये सत्ता में था, सत्ता वो भी लोकतांत्रिक थी इसकी। लेकिन 1926 में इसने तानाशाह की स्थापना कर दी, और इसके तानाशाह के स्थापना के साथ साथ ही फांसीवाद का उदय हो गया। और फांसीवाद का उदय हुआ अन्य राष्ट्रों पे हमले करने के उद्देश्य से आए, और जब अन्य राष्ट्रों पे हमला करेगा तो विश्व स्तर पे युद्ध की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके बाद एक पॉइंट है अपना नाजीवाद। नाजीवाद ही सबसे प्रमुख कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का, आपको ये पता होगा। नाजीवाद की शुरुआत हुई जर्मनी से, और इसे करी एडोल्फ हिटलर ने। एडोल्फ हिटलर कब, 1933 में जब सत्ता पर आया। और ये देख सकते हैं आप, आर्थिक महामंदी 1929 में आई, उसके बाद ही ये स्थिति उत्पन्न हो पाई। और इसकी एक पार्टी थी जिसका नाम था राष्ट्रवादी सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, जो 1933 में चुनाव जीत गई। चुनाव में जीत हुई क्योंकि उस समय ज़्यादातर जो वर्ग था वो वर्कर वर्ग था, मजदूर वर्ग था, और उसका वोट अच्छे खासे लेवल पे हिटलर को पड़ा, और हिटलर की जीत हासिल हुई। हिटलर की जीत के बाद उसने नस्लवाद की राजनीति शुरू कर दी। नस्लवाद मतलब उसने अपने नस्ल को, अपनी जाति को उच्च बताया, और अन्य जो उससे नीचे थी उसका दमन किया, उस पर हमले किए। इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा, यहूदियों पे उन्होंने बहुत हमला किया, यहूदियों को गैस के चैम्बरों में मारा। ये 9th 8th क्लासों में पढ़ा होगा आपने। तो ऐसे करके नाजीवाद का उदय हुआ, जिसके बाद विश्व में बहुत ज़्यादा असहिष्णुता का माहौल हुआ, और असंतोष के माहौल के बाद धीरे धीरे द्वितीय विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ा। और आगे चल के जर्मनी ने, हिटलर ने खुद ही 1939 में आक्रमण कर दिया। तो ये कुछ कारण थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के। तो आप समझ गए सेकंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, सेकंड वर्ल्ड वॉर में कौन कौन से ग्रुप थे। वर्साई की संधि एक कारण रहा। वर्साई की संधि क्यों कारण रहा, इस बात को और समझ लीजिए कि समझौते में सारी जिम्मेदारी थी, सारा जुर्माना, सारा हर्जाना जर्मनी पर रखा गया, इसीलिए उसने आगे चल के इसे मानने से मना कर दिया। और मानने से मना कौन करेगा भाई, वो हिटलर। और जिसके बाद युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसके बाद लीग ऑफ नेशंस समझिए आप, संगठन बनाया गया जो विश्व युद्ध को रोके, लेकिन यही असफल हो गया। जब असफल हो गया तो विश्व युद्ध हो गया। फिर आर्थिक महामंदी के स्थिति में लोगों के पास पैसा नहीं बचा, कोई बड़ी शक्ति बची नहीं, और फिर तानाशाह की उत्पत्ति हो गई, और इन तानाशाहों ने आगे चल के द्वितीय विश्व युद्ध को जन्म दिया। इसके बाद निशस्त्रीकरण, लोग शस्त्र बनाते गए, पॉलिसी चलती रही निशस्त्रीकरण की, लेकिन शस्त्र फिर भी बनते रहे, और उसका आपको सारा का सारा एग्जाम्पल सेकंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला।
फिर फासीवाद का उदय इटली में, जिसके बाद तानाशाह और साम्राज्यवाद की नीति का बढ़ावा मिला। और नाजीवाद जर्मनी ने हिटलर ने साम्राज्यवाद बढ़ाने की कोशिश की। इसके बाद भी सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो तो गया, उसके कई सारे कारण हो गए, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? तो इसके परिणामों में सबसे पहला परिणाम है यूरोप के राष्ट्रों की स्थिति खराब होना, यानी कि जो उसके राष्ट्र थे उनकी आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इन्हें मदद की जरूरत पड़ी, सहायता मांगने लगे अन्य राष्ट्रों से। जो देश पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उनकी स्थिति ऐसी खराब हो गई कि वो सहायता मांगने लग गए। और 1948 में इनकी मदद यूएसए ने करी थी मार्शल योजना के तहत। मार्शल योजना एक ऐसी योजना थी जिसमें यूरोप के उन सभी देशों को उसके राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति ने आर्थिक सहायता प्रदान की ताकि उनकी स्थिति में सुधार आए। उसके भी कई सारे उद्देश्य थे कि 1945 से शीत युद्ध शुरू हुआ, ये सारे के सारे देश हमें शीत युद्ध में सहयोग देते। फिर यूएसए का वर्चस्व शुरू हो गया। आपको पता है 1945 में यूएसए ने परमाणु हमला किया, वो भी जापान पर, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर। और ये दोनों ही शहर, लगभग पूरा जापान बल्कि पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, जिसके बाद यूएसए के सामने बोलने की हिम्मत किसी की नहीं बची और यूएसए का वर्चस्व पूरी दुनिया में फैल गया। इसके बाद तीसरा पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण। आपने देखा था पिछले पॉइंट में, कारण में, कि लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्रों का जो महासंघ था, जो 1920 में बना, वो असफल हो गया, इसलिए सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होते ही हमने एक और अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। लेकिन आपको बेसिक बात बताता हूं मैं, क्यों वो असफल हो गया, ये सफल क्यों रहा? क्योंकि आपको पता है आज भी यूएनओ है, क्योंकि उसमें अमेरिका ने भाषण, वचन तो बहुत सारे दिए थे लेकिन भूमिकाएं नहीं निभाई थी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत बड़ी भूमिका रहती है यूएसए की, और हरदम उसका रोल तत्पर रहता है। तो ऐसे समझ सकते हो आप, अमेरिका का रोल रहा, अमेरिका की भूमिका रही, इसलिए ये सफल हो गया है। इसका निर्माण 24 अक्टूबर को 1945 में किया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है, वो भी अमेरिका में ही है, यूएसए में। और इसका कार्य सेम वही कार्य होगा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, हिंसा पर रोक, युद्ध पर रोक, हथियारों पर रोक और शांति और विकास जैसे अच्छे अच्छे उद्देश्यों को बढ़ावा देना। इसके बाद शीत युद्ध का उदय। आपको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में से, धुरी राष्ट्र पूरे तरीके से खत्म हो गया, मित्र राष्ट्र में से भी अन्य देशों की स्थिति ऐसी नहीं बची कि अमेरिका के सामने बात कर सकते थे। लेकिन यूएसए के सामने एक ही देश बचा, एक ही संगठन बचा, उसका नाम था यूएसएसआर। तो 1945 से 1991 तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद से ही शुरू हो गया। ये युद्ध ऐसे समझो आप कि विश्व में पूरी किसकी सत्ता स्थापित होगी इसके लिए था, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब जो बच्चा वो आपसी में लड़ रहे हैं, क्योंकि बचेगा तो कोई एक, पूरे विश्व की सत्ता किसी एक के हाथ में होगी, तो वो अमेरिका की हो सकती है या यूएसएसआर की हो सकती है। इसी होड़ में इन्होंने शीत युद्ध शुरू किया। शीत युद्ध में डायरेक्ट तो नहीं लड़े, हिंसात्मक युद्ध तो नहीं करा, लेकिन उन्होंने शक्ति वृद्धि करी और अंत में उद्देश्य ऐसा था कि जिसकी ज्यादा शक्ति होगी वही शीत युद्ध जीतेगा। और आपको पता है 1991 में कौन शीत युद्ध जीता? अमेरिका। इसका एग्जांपल ऐसे समझो कि आज भी अमेरिका की सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? अमेरिका, क्योंकि वो शीत युद्ध जीत गया। इसके बाद अगला पॉइंट है अपना परिणामों में युद्ध विराम और निशस्त्रीकरण। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी नहीं हुआ। हालांकि शीत युद्ध हुआ, लेकिन वो भी हिंसक नहीं था और प्रत्यक्ष तौर पर नहीं था। यानी हम कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज हो गई, युद्ध को विराम मिल गया, कोई युद्ध नहीं हुआ, और निशस्त्रीकरण के लिए काम किया गया, क्योंकि जो शस्त्र है वो सिर्फ युद्ध को जन्म देते हैं और युद्ध की वजह से ही शस्त्रों को बनाए जाते हैं। लेकिन जब युद्ध ही नहीं होगा तो शस्त्रों की भी जरूरत नहीं होगी, इसीलिए निशस्त्रीकरण और युद्ध विराम को बढ़ावा मिला। तो ये सारे टॉपिक्स आप समझ गए। सेकंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है, और ये क्वेश्चन आए तो आराम से कर देगा। सेकंड वर्ल्ड वॉर समझा दो, उसके कारण समझा दो सारे, फिर उसके परिणाम भी आ गए तो आप इजीली परिणाम भी बता दो। यूरोपीय शक्तियों का पतन हो गया, यूएसए का वर्चस्व शुरू हो गया, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का निर्माण किया गया जो लीग ऑफ नेशंस की जगह कार्य कर रहा था, शीत युद्ध का उदय हो गया दोनों महाशक्तियों के बीच, और युद्ध विराम और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा मिला। अब इन सब में एक बड़ा पॉइंट निकल के आया था शीत युद्ध, और यही हमारा अगला क्वेश्चन है, शीत युद्ध के कारण। तो समझते हैं हम शीत युद्ध क्या है और उसके कारण क्या है। तो पहले हम शीत युद्ध को समझेंगे। एक ऐसा युद्ध
जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, हिंसा की बात नहीं होती, इसके अंदर होता है तो होड़। होड़ किस चीज की? हथियारों की होड़, यानी जिस पे ज्यादा हथियार रहेंगे वो ज्यादा शक्तिशाली रहेगा। तो होड़ हथियारों की, शक्ति की, यानी हथियारों से क्या आएगी? शक्ति की। और इसके अलावा इसके अंतर्गत गुटबंदी हुई। गुटबंदी मतलब संगठनात्मक विभाजन हुआ। पूरा देश, पूरी दुनिया दो भागों में बट गई थी। यूएसओ की तरफ पश्चिमी शक्ति, यूएसए पश्चिमी शक्ति बन के निकली, और यूएसएसआर पूर्वी शक्ति। और ये यूएसए और यूएसएसआर के बीच हुआ था 1945 से 1991 तक। यानी आप समझे, शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसमें प्रत्यक्ष तौर पे हिंसा नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन इसमें होड़ होती है, इसमें विवाद होता है, इसमें कंपटीशन होता है किस चीज़ का? हथियारों का, शक्ति का। जो ज़्यादा हथियार बनाएगा वो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, और जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसका पूरी दुनिया पे राज होगा। ये विवाद 1945 से 1991 तक चला, और अंत में 1991 में यूएसए की जीत हुई। यानी शीत युद्ध कौन जीता? यूएसए जीता। तो ये हो गई इसकी पृष्ठभूमि। आप समझ गए शीत युद्ध क्या है, किसने शुरू किया, कब शुरू किया, और यही दोनों बचे थे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आपने समझा, इसीलिए इन्हीं दोनों के बीच शुरू हुआ। 1945 में ही क्यों शुरू हुआ? क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? 1945 में ही खत्म हुआ। तो इन्हीं के बीच क्यों हुआ? इसी समय पे क्यों हुआ? अच्छा, इसी तरीके से लड़ाई क्यों करी? क्योंकि अमेरिका ने जापान पे हमला कर दिया था, सबको पता चल गया था परमाणु हमला पूरे पूरे देश को बर्बाद कर सकता है, इसलिए इन्होंने डायरेक्ट लड़ाई नहीं करी, इनडायरेक्टली हथियारों की होड़ करी। तो शीत युद्ध इसलिए जन्म लिया, और इन दोनों के बीच भी इसीलिए हुआ। अब इसके क्या क्या कारण थे कि शीत युद्ध करना जरूरी ही क्यों था, तो आगे इन पॉइंटों को भी समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूएसए पर जर्मन हमला। 1942 की बात है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, और यूएसएसआर प्लस यूएसए एक संगठन, दोनों ही एक संगठन में थे, मित्र राष्ट्र में आप कह सकते हो। लेकिन जब यूएसएसआर पे हमला हुआ था, और यूएसएसआर ने मदद मांगी थी, किससे? मित्र राष्ट्रों से, स्पेशली यूएसए से। इस समय इस हमले में मदद यूएसएसआर को नहीं मिली, जिसके बाद यूएसएसआर के मन में खटासपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, और अपने ही राष्ट्रों से उनके संबंध बेकार होने लग गए, क्योंकि उन्हें लगा जब ऐसी स्थिति हुई कि जर्मनी ने, हमारे ऑपोजिट दुश्मन ने हम पे हमला किया, तब भी हमारी मदद नहीं की जा रही, तो फिर ऐसी स्थिति में गठबंधन का और दोस्ती का क्या फायदा है? वैसे इसके पीछे उद्देश्य ये था यूएसए का कि वो धीरे धीरे यूएसएसआर कमजोर हो जाए और जर्मनी के हमले से उसका काफी नुकसान हो, क्योंकि अंततः हर देश यही चाहता था कि विश्व में एक ही शक्ति बचे, वो स्वयं बचे। ऐसा ही अमेरिका भी सोच रहा था, इसलिए अमेरिका ने यूएसएसआर की मदद नहीं करी, और जर्मनी जो यूएसएसआर पे हमला किया उससे नुकसान उसे होने दिया। तो इससे उनके बीच खटासपूर्ण संबंध हो गए, विवादित मुद्दों की वजह से आगे चल के इन्होंने शीत युद्ध लड़ा। फिर आगे चल के पॉइंट दूसरा हमारा वर्चस्व या सत्ता स्थापित करना। तो अंत में सभी राष्ट्र यही चाहते थे कि विश्व स्तर पर सत्ता आए और वर्चस्व स्थापित हो। ऐसा यूएसए भी चाहता था, और ऐसा ही यूएसएसआर भी चाहता था, और ये सत्ता और वर्चस्व की लड़ाई से ही शीत युद्ध को जन्म मिला। अगला पॉइंट है अपना संस्कृति का विस्तार। संस्कृति की बात करें तो अमेरिका की संस्कृति अलग थी, यूएसएसआर की संस्कृति अलग थी, और दोनों ही राष्ट्रों को पता था अगर आपको वर्चस्व स्थापित करना है, सत्ता स्थापित करना है, तो सभी क्षेत्रों में अपने ही दबदबे को दिखाना पड़ेगा, चाहे वो सांस्कृतिक हो या आर्थिक हो। तो सब चाहते थे सभी क्षेत्रों में हमारा विस्तार हो। यूएसए चाहता था पूरी दुनिया में नीली जीन्स पहनी जाए, जो कि उसका कल्चर है, अंग्रेजी बोली जाए, पिज्ज़ा बर्गर खाया जाए मैकडोनल्ड वाला आपका, इंटरनेट चलाया जाए, और आज ऐसा हो भी रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि शीत युद्ध अमेरिका ही जीत गया था। यूएसएसआर की भी अपनी संस्कृति थी, वो भी चाहता था, लेकिन वो नहीं जीता, तो उसकी संस्कृति का भी इतना विस्तार नहीं हुआ। तो दोनों ही अपनी संस्कृति का विस्तार करना चाहते थे, इसलिए भी शीत युद्ध हुआ। फिर विचारधाराओं का विवाद, दोनों की विचारधाराओं में विभाजीकरण था। एक तरफ आप देखोगे यूएसएसआर, जहां 1917 के बाद से ही साम्यवादी विचारधारा का जन्म हो गया था, कम्युनिस्ट पार्टी थी तो कम्युनिस्ट विचारधारा थी उसकी। और एक तरफ यूएसए की बात करेंगे तो आपको पता है वो पूंजीवाद विचारधारा वाला देश है, जहां पे पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच विवाद थे, और दोनों ही अपनी अपनी विचारधाराओं का विस्तार करना चाहते थे। और जिन विचारधाराओं, मतलब अलग अलग देश के लोग जो इनकी विचारधाराओं से मेल खा रहे थे, जुड़ रहे थे, वो इनके साथ जुड़ते जा रहे थे। जैसे अमेरिका की तरफ नाटो, सीटो, सेंटो नामक संगठन बने, और यूएसए की तरफ वार्सा पैक्ट बना। तो ऐसे करके विश्व का भी विभाजन विचारधाराओं के आधार पर होता रहा, और शीत युद्ध आगे
बढ़ता रहा। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखो आप, विश्व अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण। विश्व अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण, आप इसे देखो कि कोई भी देश विश्व अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करना ही चाहेगा। इतने बड़े लेवल पे इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो अर्थव्यवस्था पर तो नियंत्रण करना ही चाहेगा। यानी कि विश्व में जो व्यापार हो वो उसके कंट्रोल में हो, विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में होता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा उस राष्ट्र की हो। और आपको पता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मुद्रा कौन सी है, वो है डॉलर। और आप समझ पा रहे होंगे डॉलर ही क्यों है, क्योंकि शीत युद्ध में जीत किसकी हुई, अमेरिका की हुई। इसके अलावा सारा नियंत्रण चाहते थे, नियम कानून पर भी जो निर्णय हो वो चाहते थे, नीतिगत निर्णय यानी जितनी नीतियां बने विश्व व्यापार को ले गए वो भी उसके हो, और संगठन जो बने उस पर भी उसका नियंत्रण हो। किसका, जो भी शीत युद्ध जीते, और अंततः शीत युद्ध में जीत हुई अमेरिका की, तो अमेरिका का नियंत्रण है। तो आप खूब से समझ पाए शीत युद्ध क्या था और शीत युद्ध के क्या कारण थे। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आने की संभावना रहती है। इसके बाद आप देखोगे शीत युद्ध में 6 चरण, यानी शीत युद्ध के हिसाब परिणाम भी समझ सकते हो, क्योंकि शीत युद्ध के 6 चरण यानी समय के अनुसार इसका विभाजन हुआ, समय अनुसार विभाजन। विभाजन कैसा, 1945 से लेकर 1991 तक हमने इसको 6 चरणों में बांट दिया। तो इन 6 चरणों में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी पॉलिसीज बनी, मतलब कैसी कैसी पॉलिसीज बनी, क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या संगठन बने, क्या क्या संधियाँ हुई, तो उन्हीं सबको पढ़ना है। और इसे हम इसे शीत युद्ध के परिणाम के रूप में भी देख सकते हैं कि पूरे शीत युद्ध में क्या हुआ। तो एक एक करके तीनों 6 चरणों को समझते हैं और इसके बाद अंतिम चरण भी है तो वो भी समझते हैं। इसके प्रथम चरण का जो समय है 1946 से, यानी शीत युद्ध शुरू होने के बाद से 1949 तक का है। तो हमें देखना है इस समय में क्या क्या क्रियाएं हुई। तो सबसे पहले कम्युनिस्ट का विस्तार हुआ स्टालिन के द्वारा। स्टालिन जो थे वो तत्कालीन नेता थे यूएसएसआर के, और जो ये विचारधारा है कम्युनिस्ट पार्टी भी जो है वो भी यूएसएसआर की थी। तो 1948 के बाद से इन्होंने विश्व में इसका बहुत अधिक विस्तार किया, जिसके बाद संघर्ष और विवाद बढ़े अमेरिका से और शीत युद्ध आगे बढ़ता रहा। तो पहले चरण में बताना है आपको। दूसरा पॉइंट ये बताना है कि उसी समय मार्शल प्लान आया 1948 में। मार्शल प्लान पिछले टॉपिक्स में समझाया था मैंने, यूएसए द्वारा चलाया गया था आर्थिक सहायता के लिए यूरोपीय देशों के। और मैंने आपको पिछले पॉइंट में समझाते हुए समझाया था कि अमेरिका यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता क्यों करना चाहता है। आपको पता है अमेरिका इतना अच्छा है नहीं। अमेरिका ने आर्थिक सहायता करने का कारण ये था कि अमेरिका को शीत युद्ध में सपोर्ट चाहिए था, यूरोपीय सहयोग चाहिए था। और जब वो आर्थिक सहयोग देगा तो यूरोपियों को भी मजबूरी में ही सही लेकिन आर्थिक सहयोग जानने में सहयोग, युद्ध में सहयोग देना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो प्रथम चरण में हुआ वो अपना था नाटो। नाटो एक संगठन है जो 1949 में बना, यूएसए का संगठन था। ये एक सैन्य संगठन है जिसमें लगभग 12 देश थे, यानी इसमें यूएसए के साथ 12 देश जुड़े। नाटो की फुल फॉर्म है आपकी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी एक ऐसा संगठन जो 1949 में अमेरिका को सहयोग देने के लिए बना, सैन्य संगठन। इसका एक रूल था कि एक पर हमला तो सब पर हमला, यानी इसके आप रूल से देख सकते हैं अमेरिका क्या चाह रहा था कि किसी एक पे भी हमला हो या अमेरिका पे भी हमला हो शीत युद्ध के दौरान तो सारे मिलकर अमेरिका का सहयोग करें और सब पे हमला होने के कारण सब हमला भी करें, सब पर हमला। तो ये 3 चीज़ें प्रथम चरण में हुई। इसके बाद सेकंड चरण जिसका टाइम पीरियड हम मानते हैं 1949 से, यानी जैसे ही प्रथम चरण खत्म होता है 53 तक, ये एक चरण 4 वर्ष का था, जिसमें सबसे पहले कोरियाई संकट उत्पन्न हुआ। कोरियाई संकट कैसे, उत्तरी कोरिया द्वारा हमला हुआ, आक्रमण हुआ दक्षिणी कोरिया पर। आपको आज भी पता होगा उत्तरी कोरिया में तानाशाह चल रहा है जो किम जोंग का तानाशाह है, और दक्षिणी कोरिया का विकास हो रहा है। तो दक्षिणी कोरिया पे उसने आक्रमण किया उसके आर्थिक शोषण के लिए, लेकिन अंततः हुआ क्या, 1953 में इसके लिए समझौता हुआ और इसका विभाजन हुआ 2 भागों में, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो इसे ऐसे सुलझाया गया। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा तीसरा चरण है। तीसरा चरण 53 से 57 तक के बीच में है, जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे स्टालिन की मृत्यु। स्टालिन कौन, जो यूएसएसआर का नेता था, उसकी कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा नेता था।
और इसकी जो विचारधाराएं थी, जो इसकी नीतियां थी, विचारधाराएं और नीतियां शीत युद्ध में बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। यानी शीत युद्ध को जो हवा मिली वो इसकी नीतियों और पॉलिसीज़ की वजह से मिली थी। तो 1953 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सीटो और सैंटो, ये दोनों भी एक संगठन थे जो 1954 और 1955 में बने। यानी सीटो 54 में बना और सैंटो 1955 में बना। ये दोनों ही यूएसए के सहयोग के लिए बने थे। यानी यहाँ यूएसए को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। सीटो की फुल फॉर्म आप देखोगे तो यह है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी एशिया के साउथ ईस्ट के देश जो अमेरिका को सहयोग करना चाहते थे वो अमेरिका से जुड़े। सेंटो था आपका सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेंटर में जो कंट्रीज थी अमेरिका को सहयोग करना चाहती थी वो अमेरिका से जुड़ी 1955 में। तो अमेरिका का सहयोग जो संगठन था वो और ज़्यादा विस्तृत होता गया। इसके बाद वार्सा पैक्ट, यहाँ जाके अमेरिका के अलावा यूएसएसआर का एक संगठन जुड़ा जो 1955 में हुआ। इसमें 15 देशों का समूह था। और जैसे नाटो सीटो सेंटो अमेरिका के पक्ष में जुड़े, ये यूएसएसआर के पक्ष में, उसकी विचारधारा के पक्ष में जुड़ा। यानी वो उसकी विचारधारा से सहमत था और शीत युद्ध में ये संगठन उसको सहयोग देता था। किसको? यूएसएसआर को, शीत युद्ध में सहयोग। इसके बाद इसी चरण में हम देखेंगे वियतनाम और हंगरी संकट। तो आप देखोगे 1955 में कैसे वार्सा पैक्ट हुआ और यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ नहीं, यूएसएसआर शक्तिशाली हो गया। और यूएसएसआर जैसे शक्तिशाली हो गया उसने वियतनाम और हंगरी जैसे राष्ट्रों में हस्तक्षेप शुरू कर दिया, नियंत्रण के लिए, शक्ति वृद्धि के लिए और शीत युद्ध में सहयोग पाने के लिए। किनका? वियतनाम और हंगरी जैसे राष्ट्रों का, जिसकी वजह से इन्हें युद्ध और गृह युद्ध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा। इसके बाद चौथा चरण देखेंगे हम। चौथा चरण 57 से लेके 62 तक है। इसमें एक घटना हुई U2 की घटना, जो बहुत ही फेमस थी 1960 में। U2 की घटना अमेरिका द्वारा हुई। U2 विशेषता ये एक विमान था। विमान कैसा विमान? जासूसी विमान, जो जासूसी करता था। और आपको पता है अमेरिका की पुरानी आदत है जासूसी की, और ये जासूसी करवाना चाहता था यूएसएसआर की। उसके जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे या फिर जो भी राजनीतिक कदम उठा रहा था वो, तो अमेरिका जानना चाहता था कि यूएसएसआर द्वारा क्या नीतियां बनाई जा रही है, क्या योजनाएं बनाई जा रही है, क्या क्रिया की जा रही है, ताकि शीत युद्ध में उसके अगेंस्ट उससे ज़्यादा अच्छे काम कर सके या उसे हरा सके या उससे जीत सके। इसके बाद 1961 में बर्लिन का संकट आया। बर्लिन का संकट ऐसे, वैसे तो बर्लिन एक जर्मनी की राजधानी है। बर्लिन जो है राजधानी है किसकी? जर्मनी की। लेकिन बर्लिन के इंटरनल दिक्कतों की वजह से बर्लिन का संकट बोला जाता है इसे। बर्लिन जो था विभाजित हो गया दो भागों में, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन। पूर्वी बर्लिन यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहा था और पश्चिमी वाला यूएसए को, जिसकी वजह से यहाँ पे दीवार का निर्माण कर दिया गया। पूरी बर्लिन के बीचों बीच एक दीवार खींच दी गई, पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन, जो पश्चिमी अमेरिका को सहयोग कर रहा था और पूर्वी यूएसएसआर को सहयोग कर रहा था। इसके बाद क्यूबा मिसाइल संकट, ये 12th में आपने पढ़ा होगा, बहुत अच्छा पॉइंट है और ईजी पॉइंट है। क्यूबा के बारे में आप समझो तो एक द्वीपीय देश है क्यूबा, जो कि पड़ोसी है यूएसए का। और क्यूबा एक तरफ मित्र था यूएसएसआर का, और आपको पता है यूएसएसआर यूएसए दुश्मन थे आपस में, इनके बीच शीत युद्ध चल रहा है। तो इस चीज़ का फायदा उठाते हुए यूएसएसआर ने मिसाइलें तैनात कर दी थी क्यूबा में। किसके लिए? फॉर यूएसए। तो इस बात का पता आगे चल के यूएसए को पता चल गया था। यूएसए के राष्ट्रपति उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। 21 दिन के अंदर पता चल गया। फिर यूएसए ने क्यूबा को और यूएसएसआर दोनों को ही धमकी दी। फिर इसके बाद ये मिसाइलें हटा ली गई और क्यूबा मिसाइल संकट भी हट गया। इसके बाद आप पांचवा चरण देखेंगे। पांचवा चरण जो था, पहला पॉइंट इसमें क्यूबा समझौता था। 1962 में इन्होंने समझौता किया। आपको पता है मिसाइलें हटा ली गई। मिसाइलें हटाई, किसने हटाई? जिसने लगाई थी, यानी यूएसएसआर ने। कहाँ से? क्यूबा से, क्योंकि यूएसए को पता चल गया था। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हथियारों के संबंध में संधियां। कुछ संधियां हुई यहाँ पे, क्योंकि आप देखोगे क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी गई। युद्ध की स्थिति धीरे धीरे ऊपर आते जा रही है, तो इन्होंने संधि करी। इन्होंने संधि ऐसे करी कि दोबारा युद्ध ना हो जाए, ज़्यादा हथियार ना बन जाए, इसलिए संधि करते हैं। 1968 में 2 संधि हुई। जैव हथियार संधि, यानी कि जैविक जितने भी हथियार होते हैं, बायोकेमिकल्स, जैविक हथियारों के निर्माण पर प्रतिबंध, निर्माण पर
प्रतिबंध लगा दिए गए। इसके बाद एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि, यानी परमाणु का भी अब कोई भी निर्माण नहीं होगा, परमाणु अप्रसार यानी परमाणु का प्रसार विस्तार अब नहीं होगा। इसके बाद छठा चरण देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है, इसे देतांत युग कहते हैं, यानी शिथिलता का युग। शिथिलता मतलब इस चरण में कोशिश करी गई शांति की, युद्ध को टालने की, किसी भी तरीके से युद्ध ना हो। तो पहले एक समझौता हुआ मॉस्को समझौता। मॉस्को समझौता यूएसएसआर द्वारा किया गया। इसमें क्या था कि बर्लिन जो दो भागों में बटा था, पश्चिमी और पूर्वी, पश्चिमी वाला यूएसए की तरफ था और पूर्वी वाला यूएसएसआर की तरफ। तो जो यूएसए था वो यूएसएसआर जो था वो पश्चिमी वाले में हस्तक्षेप कर रहा था। हस्तक्षेप कैसे? सैन्य रूप से, यानी कि यूएसएसआर चाह रहा था पूर्वी बर्लिन के साथ साथ पश्चिमी बर्लिन भी यूएसएसआर को सपोर्ट करे, ना कि अमेरिका को, ताकि यूएसएसआर की शक्ति धीरे धीरे बढ़ जाए। लेकिन 1970 में समझौता हुआ और कहा गया कि इसमें किसी प्रकार का सैन्य प्रयोग नहीं करा जाएगा। किसके द्वारा? यूएसएसआर के द्वारा। इसके बाद अगला पॉइंट अपना बर्लिन समझौता। बर्लिन में 1971 में समझौता हुआ। बर्लिन की दिक्कत 1948 से ही थी, जो विवाद की थी या विभाजन के संबंध में थी। और आपको पता है 61 में इसका विभाजन भी हो गया। अब 1971 में लगभग 18 महीने तक यहां पे वार्तालाप हुई, वार्ताएं हुई, समझौता हुआ शांति स्थापित करने के लिए। शांति इसलिए क्योंकि जो बर्लिन में दीवार बनी थी उसने बर्लिन को दो भागों में बांट दिया था, और इसके बाद जो पूर्वी थी और पश्चिमी थी इनके बीच बहुत ज़्यादा विवाद और हिंसा की स्थिति देखने को मिल रही थी। तो इसके लिए 18 महीने तक ये समझौता हुआ, जिसे बर्लिन की नाकाबंदी कहा गया। क्योंकि देखो युद्ध हो रहा था, संघर्ष हो रहा था, तो बर्लिन को बंद करके पूरे तरीके से क्लोज करके, जैसे आपके यहाँ धारा 144 लगती है, ऐसी स्थिति उत्पन्न करके उनके बीच समझौता हुआ। फिर इसके बाद इसमें विशेष संधियां भी की गई। विशेष संधियां, ये संधियां किस लिए हुई? हथियारों पर नियंत्रण के लिए, कि हथियारों का निर्माण ना हो, हथियारों के निर्माण पर नियंत्रण के लिए, नियंत्रण हेतु। इसके बाद अगला पॉइंट देखोगे अंतिम चरण। अंतिम चरण 1979 से 1991 तक है, जिसमें शीत युद्ध खत्म हो गया। पहला पॉइंट आप अफगान संकट देखोगे। 1979 में अफगान संकट यानी यूएसएसआर ने शक्ति विस्तार के क्रम में 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कर दिया। हालांकि अफगानिस्तान में पहले से ही कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस समय कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्ट सरकार ने मदद मांगी थी यूएसएसआर से, लेकिन कम्युनिस्ट सरकार भी यूएसएसआर के बिहाफ पे काम कर रही थी। और यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में हमला या हस्तक्षेप इसीलिए किया ताकि उसकी शक्ति बढ़े और शीत युद्ध में उसे फायदा हो। लेकिन ऐसा ना होते हुए 1989 में उसने वापसी कर ली, क्योंकि उसे कुछ ज़्यादा प्राप्ति नहीं हुई। फिर 1979 में उन्होंने सॉल्ट टू भी एक संधि है। ये संधि भी हथियारों के निर्माण के नियंत्रण के लिए थी, जिससे शांति और समझौते को बढ़ावा दिया जा सके, ध्यान दिया जा सके, समझौते को बढ़ावा दिया जा सके। दिया जाए। इसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे स्टार्ट संधि। स्टार्ट जो संधि थी 1991 में, यानी कि शीत युद्ध का जो अंतिम साल था उस समय करी गई। इसमें क्या कहा? शस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि शस्त्रों के निर्माण पर रोक। इसके अलावा जो निर्माण हो वो बहुत ही सीमित हो। सीमित कैसे? जो आवश्यकता अनुसार है वही, क्योंकि इससे वो शांति को बढ़ावा देना चाहते थे और समझौता करना चाहते थे। और समझौता क्यों करना चाहते थे? क्योंकि आपको पता है यूएसएसआर की इसके बाद स्थिति जो हो गई थी वो खराब हो गई थी। स्थिति खराब होने के कारण ही 1991 में अंततः शीत युद्ध की समाप्ति हुई। शीत युद्ध की समाप्ति किसके हार के साथ हुई? तो शीत युद्ध की समाप्ति में जो हार हुई वो हुई यूएसएसआर की और जीत हुई यूएसए की। तो ये सारे टॉपिक समझ लिए आपने। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका रह रहा है इस चैप्टर का, जो लास्ट क्वेश्चन बन सकता है। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझे कि इसके 3 टॉपिक है, तो टिप्पणी के लिए भी आ सकता है। शीत युद्ध के बाद बहुध्रुविता। शीत युद्ध के बाद शीत युद्ध 1991 में खत्म हो गया। बहुध्रुविता का मतलब आप समझना चाहते हैं, यानी विश्व का कई ध्रुवों में बट जाना, विश्व का कई ध्रुवों में बटना। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान तो आप देखेंगे शीत युद्ध
के दौरान विश्व दो भागों में बटा था, पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। इसके अलावा एक तीसरी दुनिया भी बनी थी, गुट निरपेक्षता, जिसे आप अगले यूनिट में समझेंगे। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया, शीत युद्ध के बाद कई सारी शक्तियां उभर के आई, जिसमें 3 प्रमुख शक्तियां, यूरोपीय संघ, चीन और रूस। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें टिप्पणी के लिए आएगा। अगर मैं थोड़ा थोड़ा समझाऊं तो EU यानी यूरोपीय संघ, इसके बारे में 1948 में बताए मार्शल योजना, यानी कैसे मार्शल योजना के तहत इसे आर्थिक सहायता दी थी। फिर 1948 में इसने संगठन बनाया था, आर्थिक संगठन। ये पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूं खाली में, और इसी को एक्सप्लेन कर देंगे तो अच्छे से इसका आंसर बन जाएगा। 1949 में राजनीतिक परिषद बन गया इसका, और 1992 में इसने एक संधि करी थी, मैस्ट्रिट संधि, जिसके बाद 12 देशों ने हस्ताक्षर करा। इस पर 12 देशों के हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ। तो ये एक टॉपिक है आपका यूरोपीय संघ, इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपने देख लिया। यूरोपीय संघ 1992 में मैस्ट्रिट संधि पर साइन करके बना था, और इसके निर्माण की शुरुआत मार्शल योजना के तहत अमेरिका ने करी थी। 1948 में इसने एक आर्थिक सहयोग संगठन बनाया। 1949 में इसने राजनीतिक परिषद बनाया। इसके बाद ये क्यों शक्तिशाली है, चलिए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं तीनों को। इसकी विशेषता ये है कि इसके पास परमाणु बहुत ज़्यादा है, परमाणु शक्ति अच्छी है इसकी। इसकी मुद्रा यूरो, आपको पता है जो यूरो है वो डॉलर को समय समय पे बराबर टक्कर देती है, और डॉलर विश्व की सबसे बड़ी मुद्रा मानी जाती है। इसके अलावा इसकी सेना भी दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद, यानी इसकी शक्ति पे ये बहुत ज़्यादा काम करता रहता है। इसके अलावा इसका एक राष्ट्र है फ्रांस, उसके पास वीटो है। इन वजह से यूरोपीय संघ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके बाद तीनों को थोड़ा देख लेते हैं। चीन की बात करें तो चीन की आज़ादी आपकी हमारे भारत के साथ ही हुई थी 1948 में, चीन की बात कर रहे हैं। इसमें 3 नेताओं के नाम लिखने हैं आपको, माओ त्से-तुंग जो प्रथम नेता थे, दूसरे चाओ एन लाई, और तीसरे थे देंग शाओपिंग। इन तीनों ने अलग अलग लेवल पे काम करा। माओ त्से-तुंग ने एकांतवास की नीति अपनाई थी, चाओ एन लाई ने आधुनिकीकरण की ओर ले गए, और देंग शाओपिंग पूरे तरीके से पूंजीवादी विचारधारा के थे। तो पूंजीवादी चाहते थे, शॉक थेरेपी जैसी पॉलिसी चाहते थे, और संपूर्ण अर्थव्यवस्था को इन्होंने खोल दिया। इसे ओपन इकोनॉमी भी कह सकते हैं, इसने खोला। इसके बाद इसे सेज कहा गया, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और 2001 में ये WTO का सदस्य भी बन गया। तो ये चीन के बारे में भी आपने देख लिया, यूरोपीय संघ के बारे में भी आपने देख लिया। लास्ट पॉइंट है आपका रूस। रूस की बात करें तो रूस में आप 1917 से जिक्र कर सकते हैं। 1917 में जो रूस में साम्यवादी क्रांति हुई थी, उसके बाद से रूस उभरा जब कम्युनिस्ट पार्टी आ गई यहाँ पे, और उसके बाद 1991 में, सॉरी एक मिनट, 1991 में जब शीत युद्ध खत्म हो गया, तो आपको पता है सारी शक्ति जो सोवियत संघ के पास थी, जितनी भी उपलब्धियां थी, वो सारी की सारी किसके हाथ में आ गई, रूस के हाथ में आ गई। तो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद जो उत्तराधिकारी बना यूएसएसआर का, यानी यूएसएसआर के स्तर पर जो वीटो थे, जितनी परमाणु थे, हम कहते हैं वीटो यानी स्थायी सदस्यता, परमाणु, हथियार जितने अन्य प्रकार के थे, नेतृत्व, सब कुछ किसके हाथ में आ गया, रूस के हाथ में आ गया। और वर्तमान में इसकी अर्थव्यवस्था, इसके हथियार, इसकी सांस्कृतिक स्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत है, जिसकी वजह से एक महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है और बहुध्रुवता के रूप में बड़ी भूमिका निभाता है। तो होप सो आपका यूनिट पूरा खत्म हो गया, और इससे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला। आप इसे अच्छे से समझ लीजिए, इसके नोट्स बना लीजिए, और इस PDF की जिसमें मैंने पढ़ाया, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, उसमें जाके देख लेना। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाकी मिलते हैं अगली यूनिट में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।